हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 12 के क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो भी डेज थे उनके डिस्कशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का मेन टॉपिक समझते हैं और टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज आईपीटी, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, उसको हमने कल ऑलरेडी डील किया था। आज हमें बात करना है तीन फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, दैट इज सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो घोष और एम एन रॉय। तो इनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, इनकी जो फिलोसफीज है, इनके ऊपर आज के क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, उसी चीज को आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, उसे ब्रेक करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट कि क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरबिंदो फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन नेशनलिज्म। राइट, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई होप आपको क्वेश्चन डायरेक्टली समझ आ गया होगा, बट स्टिल टेक अ लुक एट इट। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो श्री अरबिंदो घोष है, अरबिंदो घोष, उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो पॉलिटिकल थॉट्स में आप बता सकते हैं कि वो फ्रीडम के बारे में क्या सोचते थे, बिकॉज आफ्टर ऑल जो नेशनलिज्म था वो फ्रीडम के ऊपर ही था। आप बता सकते हैं कि वो नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स दिए थे राइट नेशनलिज्म पाने के। तो ये सब चीजें हमें बतानी है। बट ध्यान से सोचिए, तो क्या यहाँ पर श्री अरबिंदो घोष के नेशनलिज्म के थॉट्स को पूछा जा रहा है या फिर उसके इंपैक्ट को पूछा जा रहा है, राइट। सो हमें ध्यान रखना है कि अपने आंसर को लिखते समय हम हर उस जो भी हम चीजें बताएंगे उसका इंपैक्ट भी बताना है कि आफ्टर ऑल इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर इन पॉलिटिकल थॉट्स का क्या इंपैक्ट था। और जो हमारा मेन डायरेक्टिव वर्ड है, देखो डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डायरेक्टिव वर्ड इज क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब है कि हमें दोनों ही जो पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं, मतलब जो पॉजिटिव्स हैं वो भी बताने हैं और किसने किसने उनको क्रिटिसाइज किया है वो भी हमें बताना है, राइट। बिकॉज तभी हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो बेसिकली समझ आ गया। अब देखो आज का जो आंसर है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बिगर पिक्चर को इंक्लूड करना होता है। जैसा आपको याद होगा हमने पहले भी बात की है, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, जो कोर कंसेप्ट है, उसके बारे में बात कीजिए। तो इसके मेन थीम क्या है, ये मेन थीम है श्री अरबिंदो जो है उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर श्री अरबिंदो घोष को यहाँ पर काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करना होगा। हमें बताना होगा कि श्री अरबिंदो घोष की एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडियन नेशनलिज्म में। तो देखिए आप ये बोल सकते हैं कि जो श्री अरबिंदो है उनको भारत का प्रॉफिट कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, राइट। देखो प्रॉफिट कौन होता है, प्रॉफिट जो होते हैं जो इस्लाम में जो रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉफिट बोला जाता है। सो आफ्टर ऑल इन्हें प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज उन्होंने इंडियन जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, जो भारतीय काइंड ऑफ नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, उसको उन्होंने स्पिरिचुअल सेंस से कनेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेंस से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इसीलिए उन्हें एक प्रॉफिट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्री अरबिंदो घोष था वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि जो ईस्ट वर्ल्ड है, मतलब जो इंडिया है, ईस्टर्न साइड में था इंडिया, इसलिए इंडिया को ईस्ट वर्ल्ड बोला जाता है। तो जो ईस्ट वर्ल्ड है उसकी जो खुद की थिंकिंग है, जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है, वो अपने आप में काफी नहीं है। सिमिलरली जो वेस्ट की फिलोसफीज है वो भी अपने आप में काफी नहीं है। हमें एक प्रॉपर सिंथेसिस की जरूरत है, एक सिंथेसिस होना चाहिए जिसके अंदर हम ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोनों को कंबाइन कर सके, दोनों को लिंक कर सके और दोनों के एक सिंथेटिक फिलोसफीज, एक सिंगल सिंथेसाइज्ड फिलोसफीज को एक साथ पढ़ाई कर सके, एक साथ हम इसको समझ सके, राइट। तो यही बोलते हैं श्री अरबिंदो घोष। तो दो चीजें हमने समझी, पहले चीज हमने देखा कि उन्हें प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है, और दूसरा हमने बोला कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोनों की फिलोसफी को, दोनों के थॉट स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके उन्होंने सिंथेसाइज करने की बात की, राइट। तो देखो जब उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बात की तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यह बोला कि देखो अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वर्ल्ड में इंडिया के एसेंस को समझना हो, मतलब भारत के बारे में कुछ भी जानना है, तो वो सबसे बेस्ट जो जान सकता है वो अरबिंदो घोष की बुक से, उनके वर्क से, उनके राइटिंग से जान सकता है। ठीक है, फिर समझिए, रविंद्रनाथ टैगोर ये बोलते हैं कि वर्ल्ड में किसी को भी अगर इंडिया के बारे में कुछ भी जानना है तो जाकर सिंपली अरबिंदो घोष की बुक्स पढ़ लो। आपको इंडिया के एग्जैक्ट कल्चर के बारे में, इंडिया की फिलोसफी के बारे में, इंडिया के मटेरियलिस्टिक या फिर फिलोसफी का जो एक काइंड ऑफ वो है, एक डिबेट है, उसके बारे में, हर चीज के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा अरबिंदो घोष की बुक्स के अंदर, राइट। तो इसी चीज के कारण हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर आप देखो, आप ये बोल सकते हो
कि इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, देखो है ना इंडियन नेशनलिज्म, इसके ऊपर श्री अरबिंदो घोष का एक डीप इंपैक्ट रहा है। डीप इंपैक्ट रहा है बिकॉज देखो हमसे क्वेश्चन इंपैक्ट ही पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि एक डीप इंपैक्ट था। तो इस चीज को आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से इंडियन नेशनलिज्म के अंदर श्री अरबिंदो घोष का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, आई होप आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉडी को किस तरीके से डील करना है, राइट, किस तरीके से उनके साथ हमें अपने आंसर को अप्रोच करना है। तो देखिए, जब आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे तो टेक्निकली आप ध्यान से देखो तो आपको श्री अरबिंदो घोष जो है उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स है वो बताने हैं, बट काइंड ऑफ हमें ये भी तो बताना होगा कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो ओरिजिनेट कैसे हुए। आफ्टर ऑल श्री अरबिंदो घोष ये सब चीजें क्यों सोच रहे थे, ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि उनको ये सब चीजें सोचनी पड़ गई। तो देखो, आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट ला सकते हो कि आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे इंडिया के बारे में। तो देखो, ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि जो इंडिया है वो एक नेशन नहीं है। नेशन नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज ब्रिटिशर्स का मानना था कि एक नेशन वो हो सकता है जहां पर एक कॉमन लैंग्वेज हो, एक कॉमन रिलीजन हो, एक कॉमन रेस हो, एक कॉमन रीजन हो, राइट, मतलब बेसिकली एक कॉमन कल्चर हो, राइट। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि नेशन वही हो सकता है जिसके अंदर एक कॉमनैलिटीज वाली चीजें हैं। ठीक है, तो वो बोलते थे कि इंडिया के अंदर तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, काइंड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को हम एक सिंगल नेशन कैसे कह सकते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स का बोलना था। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश जो इंडिया है, इंडिया कोई नेशन नहीं है, रादर इंडिया सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट नेशंस एक साथ रहते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए। सो ब्रिटिशर्स ने जब ये बोला कि इंडिया कोई नेशन नहीं है, रादर एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है, दैट्स इट, इंडिया इज जस्ट ज्योग्राफिकल टर्म, राइट, इस तरीके से। तो क्या ये पूरा इंडिया है? क्या हम इंडिया को एक नेशन कह सकते हैं? तो ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, नेशन नहीं कह सकते, इसको सिर्फ हम एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। तो देखो, इसके ऑपोजिशन में कुछ मॉडरेट थ्योरी कुछ मॉडरेट के लीडर्स आते हैं। तो मॉडरेट लीडर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आते हैं, वो इस चीज को प्रॉपर्ली समझते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया एक नेशन नहीं है। हाँ देखो, ये बात सही है कि इंडिया नेशन की तरह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, मतलब इंडिया पूरी तरीके से एक नेशन नहीं बना है, बट इंडिया इज ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया बिल्कुल ही नेशन नहीं है, रादर इंडिया एक नेशन इन मेकिंग है। नेशन इन मेकिंग मतलब हम एक कंट्री बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। मतलब कि जो इंडियन लीडर्स थे वो लोग खुद भी यही चीज मानते थे कि भारत अभी एक नेशन नहीं है, मतलब भारत अभी नेशन बन रहा है या फिर जो भी चीजें हैं, बट वो कंपैरेटिवली उस पर्टिकुलर टाइम में एक नेशन नहीं मान रहे थे इंडिया को, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इस टाइम में क्या आता है, इस टाइम में फिर देखो, जब मॉडरेट्स का जब थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो वहां पर एक न्यू क्लास आती है एक्सट्रीमिस्ट की, राइट। एक्सट्रीमिस्ट का सेक्शन आता है। एक्सट्रीमिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जब बात सुनते हैं, एक तो ब्रिटिशर्स की और सेकंड सुनते हैं मॉडरेट्स की, वो दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा कैसे आप कह रहे हो कि इंडिया एक नेशन नहीं है, रादर इंडिया तो ऑलरेडी एक नेशन है। यहां तक कि इंडिया को नेशन कोई बनाया नहीं गया है, इंडिया हैज बीन अ नेशन फ्रॉम द बिगनिंग। इंडिया हैज बीन नेशन फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से भारत स्टार्ट हुआ है तब से भारत एक नेशन रहा है। देखो, नेशन बनाने के लिए अरबिंदो घोष बोलते हैं कि हमें कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, एक कॉमननेस की जरूरत है, मतलब एक कॉमननेस की फीलिंग की जरूरत है। अगर आप फीलिंग है आपके अंदर वो कॉमननेस की, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अरबिंदो घोष का जो यहाँ पर लाइन ऑफ थिंकिंग था, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द मॉडरेट्स, राइट। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने बोला उसको सबसे पहले तो रिजेक्ट करने के लिए अरबिंदो घोष का जो इंडियन नेशनलिज्म का थ्योरी आता है वो थ्योरी आया। ठीक है, अब देखिए, अब अरबिंदो घोष जो थे वो भी कहीं बाहर से इंस्पायर्ड थे, वो भी किसी दूसरे लीडर से इंस्पायर्ड थे काफी ज्यादा, राइट। तो वो दो जर्मन फिलोसोफर से इंस्पायर्ड थे, दो, एक का नाम था हर्डर और एक का नाम था हीगल। ठीक है ना, हीगल को आपने सुना होगा, हमारे प्लेटो वाले जो लेक्चर था, प्लेटो के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसको, हीगल को, राइट। सो हर्डर एंड हीगल, ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक्चुअली अपने अपने कंट्री के अंदर एक कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया था, कल्चरल नेशनलिज्म का। ठीक है, सो जब ये लोग कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट देते हैं और इसको जब अरबिंदो घोष पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं इस चीज से। वो बोलते हैं कि ये बात तो सही है कि भारत के अंदर भी काइंड ऑफ एक कल्चरल नेशनलिज्म है। तो क्या है एग्जैक्टली कल्चरल नेशनलिज्म? देखो, कल्चरल नेशनलिज्म को आप सिंपल समझ सकते हो कि ऑल्दो हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन नहीं है, बट हमारे पास एक कॉमन कल्चर है,
राइट। अगर आप रिलीजन की बात करो, हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारा कल्चर इस तरीके से है कि हिंदू के फेस्टिवल्स को मुस्लिम मनाते हैं, मुस्लिम के फेस्टिवल्स को हिंदू भी मनाते हैं, सिख के फेस्टिवल को हिंदू मुस्लिम सिख तीनों मनाते हैं। पॉइंट बीइंग, हमारा जो कल्चर है, कल्चर हमारा इतना स्ट्रांग है कि हम एक ऑटोमेटिकली एक नेशन फॉर्म होते हैं। मतलब हमें नेशन बनाने के लिए हिंदूज को अलग, मुस्लिम को अलग और सिख को अलग करने की जरूरत नहीं है। रादर ये तीनों साथ में रहकर भी एक कॉमन कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, एक कॉमन कल्चर के साथ तीनों साथ रहते हैं। हमारे यहाँ पर टॉलरेंस की फीलिंग है, राइट। मतलब तीनों ही रिलीजन यहाँ पर एक साथ में एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, एंड स्टिल वी आर अ नेशन। ये चीज यहां पर अरबिंदो घोष के द्वारा कही गई, और ये पर्टिकुलर कंसेप्ट उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट हर्डर एंड हीगल का था, वहां से उन्होंने टेक ओवर किया, मतलब वहां से उन्होंने समझाने की कोशिश की, राइट। साथ ही साथ उन्होंने मॉडरेट्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स छोड़ी। अरबिंदो घोष बोलते हैं कि देखो, मॉडरेट्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिकॉज मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं? मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि इंडिया एक नेशन है ही नहीं, इंडिया एक नेशन इन मेकिंग है। सो नेशन इन मेकिंग है, इसका मतलब है काइंड ऑफ मॉडरेट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मतलब ब्रिटिशर्स को प्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बेनिफिट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडरेट्स का ये सोचना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स के काइंड ऑफ जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं वो चीजें करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आगे जाकर ब्रिटिशर्स हमें इंडिपेंडेंस दे दे। बट अरबिंदो घोष ये जानते थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अरबिंदो घोष ने बोला कि देखो, अगर मॉडरेट्स लगातार ब्रिटिशर्स का अपीजमेंट करेंगे, लगातार अगर मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स का प्रेज करेंगे, तो आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स हमें बाद में इंडिपेंडेंस क्यों देंगे, राइट। इसी को समझिए। और साथ ही साथ वो सारे के सारे इंडियन नेशनलिस्ट जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, उनका भी काइंड ऑफ मोरल डाउन हो जाएगा कि हमारे खुद के कंट्री वाले ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों ही कंसेप्ट के थ्रू अरबिंदो घोष ने एक्चुअली मॉडरेट्स को ये समझाने की कोशिश की कि आप ब्रिटिशर्स को अपीज मत करो, ब्रिटिशर्स का प्रेज मत करो। बिकॉज आप प्रेज करते हो तो काइंड ऑफ वो लोग जो कि सही तरीके से या फिर पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू, देखो अरबिंदो घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि जो भी फाइट होगी वो पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू होगी, राइट। तो इन सब चीजों के थ्रू ये बोला, मतलब उनका स्टेटमेंट ये था, मॉडरेट्स को उन्होंने बोला कि प्लीज आप ऐसा मत करो, आप ऐसे चीजें मत करो जिसके थ्रू आप ब्रिटिशर्स को अपीज कर रहे हो। बिकॉज इससे हमारे जो मोरल्स हैं वो काइंड ऑफ डाउन हो रहे हैं कि हमारे खुद के इंडियन से ब्रिटिशर्स है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हम समझ गए कि एग्जैक्टली अरबिंदो घोष के ब्रिटिशर्स और मॉडरेट्स के लिए क्या थिंकिंग थी। तो ठीक है, देखो ये सब हम इंडियन नेशनलिज्म की थिंकिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अरबिंदो घोष के अलग अलग डायमेंशंस में क्या क्या थिंकिंग्स थी। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अरबिंदो घोष को प्रॉफिट कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म के अंदर क्या किया था, स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट इंक्लूड किया था, है ना। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अरबिंदो घोष के लिए एग्जैक्टली फ्रीडम का मीनिंग क्या था, मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट हमारा क्यों हो रहा था, उसका एंड गोल क्या था, फ्रीडम ही तो था। तो एग्जैक्टली अरबिंदो घोष के लिए फ्रीडम क्या था। अब अरबिंदो घोष का जो फ्रीडम आप समझोगे, उससे पहले बाकी लीडर्स का हल्का सा एक काइंड ऑफ एक समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग फ्रीडम को किस तरीके से देखते थे, राइट। तो अगर आप ये बात करें तो ये 1905 के आसपास की बात है, मतलब जब अरबिंदो घोष ये सब दे रहे हैं, तो जब ये थ्योरीज वगैरह दे रहे हैं, तो उस टाइम में जितने भी लीडर्स थे उनके लिए फ्रीडम या तो डोमिनियन स्टेटस था, राइट। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम यहाँ पर स्वराज था। फिर बाद में 1929 में नेहरू जी के लिए ये फ्रीडम पूर्ण स्वराज था, राइट। किसी के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, किसी के लिए डोमिनियन स्टेटस, किसी के लिए सिंपल कुछ बेनिफिट्स मिल जाना, वो भी काइंड ऑफ फ्रीडम था। तो ये अलग अलग जो थिंकर्स थे, जो अलग अलग उस टाइम के रेवोल्यूशनरीज थे, उनके लिए फ्रीडम का कंसेप्ट अलग अलग था। बट यहाँ पर श्री अरबिंदो घोष आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे लिए फ्रीडम का कंसेप्ट कुछ और है। वो बोलते हैं मेरे लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ब्रिटिशर से आजादी मिल जाए, दैट्स ऑल। मतलब सिर्फ ये चीज फ्रीडम नहीं हो सकती मेरे लिए। रादर जो अरबिंदो घोष का जो फ्रीडम का कंसेप्ट था, दैट वाज कॉल्ड एज अ इंटीग्रल विजन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। ठीक है, इंटीग्रल विजन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। इसका मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब ये था कि वो ह्यूमन फ्रीडम, मतलब किसी भी इंसान के फ्रीडम के लिए एक इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेटेड विजन को मतलब तैयार कर रहे थे। इंटीग्रेटेड विजन का सीधा सा मतलब है कि इस पर्टिकुलर फ्रीडम के अंदर ऑब्वियसली ब्रिटिशर से फ्रीडम तो होगा ही, साथ में अपने खुद के जो माइंड के अंदर जो करप्शन है, माइंड के अंदर इवल्स हैं, जो वाइसेस हैं, इन सब से भी फ्रीडम लेना है। तो राइट, आप आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अरबिंदो घोष की जो फ्रीडम का कंसेप्ट था, दैट वाज वेरी वेरी डीप, बहुत ज्यादा वो काइंड ऑफ प्रोफाउंड एक टाइप का कंसेप्ट था अरबिंदो घोष का जो फ्रीडम का कंसेप्ट था। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर समझिए, अपने फ्रीडम के कंसेप्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए अरबिंदो घोष यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरी समझाते हैं। तो देखो, थ्योरी में ये बोलते हैं अरबिंदो घोष कि हर एक पर्सन जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर काइंड ऑफ एक स्पिरिट है। ठीक है, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, सिंपल वर्ड्स में आत्मा वगैरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब गुड सोल, अच्छी चीज है। ठीक है, सो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने एक स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अंदर सोल है। तो जैसा आप जानते हो कि हमारे जो फिजिकल बॉडी है, हमारे फिजिकल बॉडी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए?
ब्रेथ चाहिए, राइट, ब्रेथ मतलब सांसें चाहिए, राइट। जिस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम रेस्पायर करते हैं तो उसके थ्रू हम लिव करते हैं, राइट। सो हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको जिंदा के लिए ब्रेथ चाहिए, जिंदा रहने के लिए ब्रेथ चाहिए। सिमिलरली जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी फिलोसॉफिकल बॉडी है, सिंपल वर्ड्स में जो हमारी सोल है, उसको जिंदा रहने के लिए फ्रीडम चाहिए। ऐसा जो अरबिंदो घोष था उनके द्वारा कहा गया। तो उन्होंने बोला कि हर एक ह्यूमन स्पिरिट का जो इटर्नल एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज टू गेट फ्रीडम। वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले। इसका मतलब है कि अरबिंदो घोष का कहना यह था कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर इज अ सोल, और इस सोल को इवॉल्व करने के लिए, सोल को डेवलप करने के लिए काइंड ऑफ हमें फ्रीडम चाहिए, राइट। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हर एक सोल के एवोल्यूशन के लिए, हर एक सोल के डेवलपमेंट के लिए काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि फ्रीडम जो है एक प्री रिक्विजिट है। मतलब फ्रीडम के बिना ये कोई भी सोल जो है वो पर्टिकुलर डेवलप हो ही नहीं सकता। और अगर सोल डेवलप नहीं होगा तो जो ह्यूमन बीइंग है वो ओवरऑल खुद ही डेवलप नहीं होगा, राइट। तो इसलिए अरबिंदो घोष बोलते हैं कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। और रीजन क्या है फ्रीडम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होने का रीजन ये है कि ऑब्वियसली जो फ्रीडम है वो हर एक सोल के लिए एक प्री रिक्विजिट है, अगर वो पर्टिकुलर सोल खुद को डेवलप करना चाहता है तो, राइट। आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, ये तो जो हमने समझा वो तो उनका स्पिरिचुअल सेंस था, जो स्पिरिचुअलिटी में समझते थे वो था। अब इस स्पिरिचुअलिटी को हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन समझो। कनेक्शन ये है कि अरबिंदो घोष ये बोलते हैं कि जो स्पिरिट वाला सेंस है, स्पिरिट सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता है, रादर देयर इज अ लार्जर स्पिरिट। लार्जर स्पिरिट को हम सिंपल वर्ड्स में गॉड बोलते हैं, मतलब गॉड, ठीक है, भगवान, जो क्रिएटर है। ऑलराइट, अब देखो जो गॉड है, गॉड को जो अरबिंदो घोष है वो कहते हैं कि गॉड को आप सिंपल एक यूनिवर्सल स्पिरिट की तरह समझ सकते हो। मतलब एक ऐसा स्पिरिट जो यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली इसी को हम गॉड की तरह रेफर करते हैं। तो अरबिंदो घोष का मानना यह है कि जब यूनिवर्स के अंदर एक यूनिवर्सल स्पिरिट है, तो जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं, जितने भी डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ये लोग हैं, देश हैं, ये सब, इन सब के अंदर जो अपना अपना स्पिरिट है, ये सब काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन है। एक काइंड ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है इस यूनिवर्सल स्पिरिट का, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। फिर समझो, एक लार्जर यूनिवर्सल स्पिरिट है, मान लो कि अगर ये पूरा यूनिवर्स है तो देयर इज अ यूनिवर्सल स्पिरिट, और जितने भी डिफरेंट नेशंस है, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स है, इन सब की जो स्पिरिट है वो काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन है इस यूनिवर्सल स्पिरिट का, ठीक है। तो इसके थ्रू अब ये बताना चाहते हैं कि जो स्पिरिट है, स्पिरिट एक लार्जर स्पिरिट भी है, और काइंड ऑफ हर एक पर्सन के पास अपना इंडिविजुअल स्पिरिट भी है। तो सिमिलरली अरबिंदो घोष बोलते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के पास भी अपना एक स्पिरिट है, राइट। और इंडिया का स्पिरिट जो है अरबिंदो घोष के द्वारा उसको चूज किया गया है बाय गॉड। अरबिंदो घोष बोलते हैं कि इंडिया के स्पिरिट को भगवान ने चूज किया है कि आप जाओ इस दुनिया में और स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज है वो फैलाओ, राइट। सो अरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, और अरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग जितनी भी सोल्स, जितने भी काइंड ऑफ स्पिरिट्स इंडिया के अंदर है, उन सबका मेन काम क्या है, वो लोग गॉड का एक ऑर्डर फॉलो करने के लिए आए हैं, जिसके थ्रू वो लोग स्पिरिचुअलिटी को पास ऑन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को वो लोग पास ऑन करना चाहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो ये इंडिया का मेन काम है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, इंडिया तो अभी खुद ब्रिटिशर्स के अंदर है, इंडिया तो खुद अभी चेन्स के अंदर है। तो अरबिंदो घोष बोलते हैं कि इंडिया को ये काम गॉड ने दिया है और तुमने हमें चेन में बंद कर दिया है। सो एक पर्टिकुलर ऐसा नेशन जिसको स्पिरिचुअलिटी जिसको इंक्रीज करना है, स्प्रेड करना है, उसको अगर तुम चेन में बांध दोगे तो चेन में बांध कर वो अपना मैसेज कैसे पास ऑन कर पाएगा, राइट। तो ये रीजन है कि हमें जल्दी से जल्दी फ्री करो और हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करो। बेसिकली आप समझ रहे हो, ये स्पिरिचुअल सेंस में नेशनल मूवमेंट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको प्रॉफिट कहा जाता है इंडियन नेशनलिज्म का। प्रॉफिट मींस वो रिलीजन को, मतलब नॉट डायरेक्टली रिलीजन बट स्पिरिचुअलिटी को, साइकोलॉजी को इस पर्टिकुलर चीज के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो, राइट। तो आई होप आप ये समझ गए कि अरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया के पास ये पावर है, इंडिया को गॉड ने चूज किया है कि वो खुद अपना ये सब जो स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है वो पास ऑन कर सकता है, राइट। यहाँ पे अरबिंदो घोष एक बात और बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, जब गॉड ने खुद चूज किया है इंडिया को, तो ये चीज तो श्योर है कि इंडिया ज्यादा दिनों तक चेंज में नहीं रह सकता। इंडिया ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ फ्री हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो अगर ब्रिटिशर्स ने खुद से फ्री कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इंडिया को तो ऑटोमेटिकली फ्री होना ही है। इंडिया तो एक फ्री नेशन की तरह इमर्ज होगा ही, राइट। और उसके लिए एक सिंपल सा तरीका अरबिंदो घोष बताते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस कर दो। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब पैसिवली रजिस्ट करो, लोगों को बोलते हैं कि तुम पैसिवली रजिस्ट करो और जो ये अपना ब्रिटिशर्स हैं इनको बाहर निकालो, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। इसके थ्रू एक्चुअली जो अरबिंदो घोष थे वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक स्पिरिचुअल सेंस लेकर आते हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब देखिए, अब समझने वाली बात ये है कि ये सब तो अरबिंदो घोष के पर्सनल थॉट्स थे, ठीक है। आफ्टर ऑल किस तरीके से अरबिंदो घोष इन सारी की सारी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते थे, बिकॉज देखो लोग तो इतनी डीप बातें समझ नहीं पाते। लोग ये यूनिवर्सल स्पिरिट, इंडिया एज अ काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर स्पिरिट का मास्टर जो कि मैसेज स्प्रेड करने के लिए आया है, ये सब चीजें लोगों को उतनी अच्छे से समझ नहीं आती।
तो ये चीज औरबिंदो घोष को बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मैं लोगों तक इतनी डीप चीजें नहीं पहुंचा सकता डायरेक्टली, तो उसके लिए उन्होंने एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेट रूट यूज किया। अब देखो, उसके लिए उन्होंने विवेकानंद का एक कंसेप्ट आया था जिसका नाम था नियो वेदांतिज्म, और साथ ही साथ सनातन धर्म, ये दोनों कंसेप्ट थे, इनको इन्होंने यूज किया, राइट। देखो, न्यू वेदांतिज्म का सीधा सा मतलब है वेदास की इंपॉर्टेंस, और सनातन धर्म का बेसिकली इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म का इंपॉर्टेंस, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, इसका इंपॉर्टेंस। तो जो अरबिंदो घोष थे, उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जो अपना सोसाइटल मैटर है, रिलीजन मैटर है, ये सब चीजें काफी स्ट्रांग है। तो अगर मैं इन सब चीजों के ऊपर अपील करूं, मतलब अगर मैं वेदास के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अपील करूं, तब शायद लोगों को ये बातें समझ आ जाए। तो उन्होंने यहां पर क्या किया, इंडिया को एज अ नेशन से उठा करके, मतलब एज अ कंट्री से उठा करके उन्होंने मदर की तरह प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि इंडिया सिर्फ एक नेशन नहीं है, रादर इंडिया जो है हमारी मदर है, मतलब शी इज मदर इंडिया, ठीक है, मतलब भारत माता, जो ये भारत माता का कंसेप्ट है, राइट, जो ये भारत माता का कंसेप्ट है, ये भारत माता का कंसेप्ट एक्चुअली अरबिंदो घोष के द्वारा दिया गया था, राइट। तो भारत माता के कंसेप्ट के थ्रू अरबिंदो घोष ये एक्चुअली करना चाहते थे कि वो लोगों के अंदर अपनी मदर के लिए एक फीलिंग जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर तुम अपनी कंट्री के लिए फाइट नहीं कर रहे हो तो ठीक है, एटलीस्ट अपनी मदर के लिए तो फाइट करो, राइट। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो मदर इंडिया का जो कंसेप्ट था उसको गॉडेस काली से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो काली माता है उनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला, अरबिंदो घोष ने बोला कि हम सब जो है, जो सब लोग इंडिया में रह रहे हैं, वो सब इन्हीं के तो बच्चे हैं, ये हमारी मदर है और हम इनके बच्चे हैं। सो और अभी जो हमारी मदर है वो चेन्स में है, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको काइंड ऑफ बंधक बना के रखा हुआ है। हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए हर एक पर्सन जो है उसको काइंड ऑफ अपनी मदर के लिए फाइट करना होगा, अपनी मदर के लिए बाहर निकलना होगा, और ब्रिटिशर्स को इस पर्टिकुलर कंट्री से बाहर निकालना होगा, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अरबिंदो घोष ने अपने स्पिरिचुअल सेंस को यूज करने के लिए लोगों का सहारा लिया, और किस तरीके से लिया, उन्होंने इंडिया एज अ नेशन को मदर की तरफ प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके लिए भी इनको प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसके थ्रू हमने अलग अलग वो थॉट स्ट्रक्चर समझे, हमने अलग अलग फिलोसफी समझे श्री अरबिंदो घोष की, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल क्यों श्री अरबिंदो घोष को प्रॉफिट कहा जाता है, और आफ्टर ऑल उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उनके क्या इंपैक्ट रहे हैं हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर, राइट। तो ये हमने अलग अलग थॉट स्ट्रक्चर समझे। अब देखो, ये तो आप समझ गए। अब आपको याद होगा तो क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला गया था, राइट, क्रिटिकली एनालाइज करना था। तो ये सब तो हमने प्रो में बोल दिया कि किस तरीके से इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए अरबिंदो घोष ने काफी एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की, ये तो हमने बात कर ली। अब हम इसे कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑल किसने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। तो देखो, कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो अरबिंदो घोष है वो काइंड ऑफ एक कम्युनल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, काइंड ऑफ रेडिकल स्टेटमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज देखो, वो सिर्फ वेदास के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ मदर गॉडेस के बारे में बात करते हैं, जिसको वो लोग हिंदू की तरफ मतलब हिंदू गॉडेस की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। पॉइंट इज, आपने हिंदुइज्म के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लिया है कि जो मुस्लिम सेक्शन है, यानी कि जो इस्लाम सेक्शन है, वो इनसे प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रही है, या फिर इस्लाम जो है इसको रिपेल कर रही है, इस्लाम इससे दूर हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मुस्लिम जो लोग थे वो काइंड ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हो रहे थे, बिकॉज उनको लग रहा था कि सारे का सारा जो फ्रीडम है वो हिंदुइज्म के लिए ये फ्रीडम हो रहा है, राइट। और इसके कारण ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल किया, आई मीन गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है उसको भी उन्होंने अपनी तरीके से अपनाया, और उसके थ्रू इंडिया में हिंदू और मुस्लिम का जो कंसेप्ट था उसको और ज्यादा वीकन करने की कोशिश की, राइट। तो इस तरीके से आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल अरबिंदो घोष की जो थ्योरी थी उसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है, राइट। अब देखो, इसका एक कंक्लूजन वाला पार्ट जो है उसमें आप क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल अरबिंदो घोष की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जो श्री अरबिंदो घोष है वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए थ्योरी दी थी वो कंप्लीट थ्योरी थी। कंप्लीट इन द सेंस, वो उन्होंने क्या करना है, मतलब जैसे पैसिव रेजिस्टेंस करना है, किसको करना है, पीपल को करना है, तो पीपल को जगाने के लिए उन्होंने मदर का काइंड ऑफ कंसेप्ट यूज किया, राइट। फिर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने स्पिरिचुअल सेंस में इसको इस चीज को बताने की कोशिश की। उन्होंने फ्रीडम का एक एटर्नल कंसेप्ट बताया। उन्होंने फ्रीडम सिर्फ ब्रिटिशर से फ्रीडम की बात नहीं की, रादर अपने हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर जितने भी इवल्स हैं, उन सबसे बाहर निकलने की बात की, राइट। तो इन सब के थ्रू आप ये समझा सकते हैं कि आफ्टर ऑल जो श्री अरबिंदो घोष थे उनकी इंपॉर्टेंट क्या थी, राइट। फाइनली आप एक स्टेटमेंट के साथ एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक राधा कृष्णन नाम के जो फिलोसोफर थे वो ये बोलते हैं कि जो अरबिंदो घोष है, श्री अरबिंदो घोष है, वो हमारे टाइम के सबसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल है। सबसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल मतलब सबसे अच्छे तरीके से चीजों को समझने वाले, समझाने वाले जो पर्सन है वो एक्चुअली श्री अरबिंदो घोष ही है, राइट। तो इसके थ्रू एक्चुअली हमने जो पहला क्वेश्चन था उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया। हमने समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो श्री अरबिंदो घोष है उनकी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप पहला क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन
यहाँ हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। The question says that radical humanism is a philosophy of social life which is based on the philosophy of nature. एमन रॉय एग्जामिन, राइट। तो पहली चीज तो ये एमन रॉय का एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है वो एक सोशल लाइफ का कंसेप्ट तो है ही, लेकिन वो नेचर के कंसेप्ट से लिया गया है, मतलब नेचुरल फिलोसफी से लिया गया है। इसी चीज को एग्जामिन करने को बोला गया है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने को बोला गया है एज टू क्या ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर आंसर को स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने बात की थी कि बिगर पिक्चर को देखना है, तो बिगर पिक्चर के लिए आपको पता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो एमन रॉय से डील कर रहा है, राइट। सो आप एमन रॉय के बारे में बता सकते हैं कि एमन रॉय जो थे वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, वो एक रेडिकल एक्टिविस्ट थे काइंड ऑफ, वो साथ ही साथ एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, राइट। और साथ ही साथ उन्होंने दो डिफरेंट पार्टीज बनाई थी, एक का नाम था मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और सेकंड का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सब चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं। नाउ जब आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब बता देंगे तो आपने काइंड ऑफ एमन रॉय को यहाँ पर वो कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने एमन रॉय को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम डायरेक्टली बॉडी पार्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, राइट। अब देखो जो क्वेश्चन है वो रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में बात कर रहा है, बट रेडिकल ह्यूमनिज्म में जो है वो ह्यूमनिज्म कंसेप्ट से आया है, तो सबसे पहले हमें ह्यूमनिज्म के बारे में बताना होगा और आफ्टर दैट एक्चुअली हम रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली एमन रॉय के अकॉर्डिंग ह्यूमनिज्म क्या था, राइट। सो ह्यूमनिज्म जैसा आप नाम से पता चल रहा है वो ह्यूमन वर्ड से लिया गया है। ह्यूमन वर्ड का मतलब क्या है कि ह्यूमनिज्म कंसेप्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, मैन को, मतलब कि इंडिविजुअल को। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी थी। तो यस, कुछ सेंस में ये एक इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी थी जिसके अंदर बोला जाता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से एक मैन जो है वो अपने एस्पिरेशंस को, अपने जो भी एम्स है, राइट, एम्बिशंस हैं, उनको किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे डील कर सकता है। आफ्टर ऑल किस तरीके से वो उन हर चीज को फुलफिल करने की कोशिश कर सकता है, ये सब चीजें वो ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट के अंदर बताते हैं, राइट। तो टेक्निकली आप ये समझ सकते हैं ह्यूमनिज्म का सीधा सा मतलब ये है, यानी कि हर एक फिलोसफी के अंदर वो ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस देते थे, वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देते वो ह्यूमंस को देते थे, यानी कि इंडिविजुअल्स को वो सेंटर पे रखते थे कोई भी अपनी थ्योरी बनाने से पहले। इसी चीज को यहाँ पर ह्यूमनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं आफ्टर ऑल रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है। तो देखो रेडिकल ह्यूमनिज्म को आप सिंपल समझ सकते हो कि एमन रॉय ने जब रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया तो उन्होंने बोला कि ये जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो ह्यूमनिज्म के ऊपर ही काइंड ऑफ एक उसका एड ऑन है, एडिशन है। तो उन्होंने बोला कि रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट जो मैंने दिया है वो फिलोसफी ऑफ नेचर, फिलोसफी ऑफ नेचर, ठीक है, साथ ही साथ सोशल फिलोसफी, ठीक है, और जो एथिक्स वाला फील्ड है, एथिक्स, ठीक है, इन तीनों चीजों को लिंक करने के लिए दिया। मतलब रेडिकल ह्यूमनिज्म में हमें नेचुरल फिलोसफी, सोशल फिलोसफी और फिलोसफी ऑफ एथिक्स, इन तीनों चीजों को इंक्लूड करना है। तो सिंपल वर्ड्स में समझे कि जब भी एक पर्टिकुलर मैन अपने नेचुरल सेल्फ के बारे में बात करे, ठीक है, फिर अपने सोशल सेल्फ के बारे में बात करे और अपने एथिकल सेल्फ के बारे में बात करे, मतलब इन सेंस में जब भी बात करेंगे तो वी आर सेइंग अबाउट रेडिकल ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो हम एक्चुअली रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि एमन रॉय के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर मैन जो है वो जितना ह्यूमनिस्ट है उतना ही मटेरियलिस्टिक भी है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक कैसे देखो, बिकॉज जब वो सोशल लाइफ में रह रहा है तो उसको अपनी लाइफ जीनी है, लाइफ जीनी है तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली वो पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तो पैसे के पीछे भी भागेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहेगा, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी वो वेजेस को अर्न करेगा, राइट, क्या बोलते हैं, पैसे कमाएगा, उसके थ्रू भी वो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट जो है वो काइंड ऑफ मटेरियलिज्म से लिंक्ड है, राइट। तो एमन रॉय के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ में होती हैं, यही रेडिकल ह्यूमनिज्म का मेन चीज है। तो वो बोलना चाहते हैं कि जितना देखो, जितना एक पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमनिस्ट का मतलब सिंपल वर्ड्स में जो नेचर से जुड़ा हुआ है उतना ही मटेरियलिस्टिक भी है, यानी कि वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जितना एक पर्टिकुलर पर्सन नेचुरलिस्ट है उतना ही नेशनलिस्ट भी है। सिमिलरली जितना एक पर्टिकुलर पर्सन क्रिएटिविस्ट है उतना ही वो पर्सन डिटर्मिनिस्ट भी है, राइट। तो इस तरीके से जो एमन रॉय है वो अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडिकल ह्यूमनिज्म एक्जैक्टली है क्या, आफ्टर ऑल रेडिकल ह्यूमनिज्म को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो आई होप आप रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो तो समझ गए कि एक्जैक्टली रेडिकल ह्यूमनिज्म नेचुरल फिलोसफी, सोशल फिलोसफी और एथिकल फिलोसफी तीनों को कंबाइन कर देता है एंड देन जो एक फिलोसफी बनती है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल वर्ड्स में रेडिकल ह्यूमनिज्म, ठीक है। अब देखिए एमन रॉय के अकॉर्डिंग जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था उसके बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं, हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को समझते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम इस कंपोनेंट्स के थ्रू एक्चुअली इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू एमन रॉय, ठीक है। तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स दे रहे हैं। तो जो पहला कंपोनेंट उन्होंने दिया दैट वाज रिगार्डिंग फ्रीडम। तो देखो वो बोलते हैं कि जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि
अगर किसी पर्सन को डेवलप होना है स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से, तो उसको फ्रीडम चाहिए। ठीक है। अब जब वो फ्रीडम की बात करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम आप किसी एक चीज से दे दो या फिर फ्रीडम दो चीज में दे दो, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं कि फ्रीडम जो होना चाहिए, दैट फ्रीडम शुड बी इन वाइडेस्ट सेंस, सबसे ज्यादा वाइडेस्ट सेंस में वो पर्टिकुलर फ्रीडम होना चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फियर्स, फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड ऑफ नेचुरल एंटिटीज, फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एंटिटीज, इन सब से आप फियर ना करो, इस चीज का भी फ्रीडम आपके पास होना चाहिए। पॉइंट इज, आपका जो फ्रीडम होगा दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, मतलब वो आपको केपेबल बनाएगा कुछ नया करने के लिए, ना कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कुछ ना करने के लिए। ठीक है। सो आई होप आप पहला पॉइंट समझ गए। सेकंड चीज, अब जब अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं एमन रॉय, तो वो बोलते हैं कि जो मैन है या फिर यानी कि जो इंडिविजुअल है, ही विल बी एट द सेंटर। तो वो सेंट्रिस्टिक, इंडिविजुअल सेंट्रिस्टिक काइंड ऑफ थ्योरी देते हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज को आपको मेजर करना है तो आप मैन के थ्रू मेजर करो कि एक पर्टिकुलर मैन के लिए वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फिलोसफी है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी है, वो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है। राइट। सो आई होप आप ये समझ गए। थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट, एमन रॉय बोलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सच में फ्री होना है, सच में वहां तक, उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर वो अपनी अच्छाई बुराई को खुद सोच सके, तो उसका मेथड क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं दैट द मेथड शुड बी रीजनिंग। रीजनिंग मतलब खुद से क्वेश्चन करना, मतलब खुद को समझना, खुद का दिमाग लगा करके चीजों को समझने की कोशिश करना। तो खुद से क्वेश्चनिंग करना, सेल्फ क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड एज रीजनिंग। तो वो बोलते हैं कि अगर किसी को फ्रीडम चाहिए तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ क्वेश्चनिंग का, यानी कि रीजन का। नाउ जब वो बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में ये नहीं बोलते हैं कि तुमको सिर्फ स्पिरिचुअल रीजनिंग करनी है, या फिर तुमको ये नहीं बोलते कि सिर्फ तुमको मेंटल रीजनिंग करनी है। अगर वो बोलते हैं कि जो रीजनिंग का एक कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के सर्वाइवल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस है। मतलब कि अगर उसको देखो, एक पर्सन अगर नेचुरल सेल्फ में है, अगर वो सोसाइटल सेल्फ में जा रहा है, तो उसको उस पर्टिकुलर सोसाइटल सेल्फ में सर्वाइव करने के लिए भी रीजनिंग चाहिए। राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। राइट। अगर उसके अंदर कुछ नेचुरल क्वालिटीज हैं, वहां से अगर वो सोसाइटल क्वालिटीज को सीखना चाहता है तो उसके लिए भी उसको रीजनिंग चाहिए। द पॉइंट बीइंग, रेडिकल ह्यूमनिज्म के अंदर एमन रॉय का कहना यह है कि आपको जब भी एक पर्टिकुलर सेल्फ से सेकंड सेल्फ में जाना है, मतलब कि आप अपने खुद के जो अलग अलग क्वालिटीज हैं उसको आपस में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रीजनिंग चाहिए। और वो रीजनिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग के अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना होगा। राइट। तो इसलिए वो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। फोर्थ, वो बोलते हैं कि देखो, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक नेचर, वो सब बात ठीक है, मतलब मैन इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट तो ठीक है कि मैन को इंडिविजुअल सेल्फ पे सब कुछ मिलना चाहिए, मैन को अपने सारे डिसीजन सेल्फ पे लेने चाहिए, बट सोसाइटी की इंपॉर्टेंस भी इतनी ज्यादा है। राइट। बिकॉज देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या बात की, रेडिकल ह्यूमनिज्म में क्या क्या चीजें के बारे में बात करते हैं, नेचुरल सेल्फ, साथ में सोसाइटी, साथ में एथिक्स। तो यहाँ पर सोसाइटी भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम नेचुरल की बात करते हैं तब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, बट जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तब हम एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी के लिए भी तो बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है उसके थ्रू एमन रॉय बोलते हैं कि मैन जो है, मैन इज अ सोशल एनिमल। राइट। और अगर मैन एक सोशल एनिमल है तो मैन ऑब्वियसली इंडिविजुअलिज्म को फॉलो तो कर सकता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि हर एक पर्सन को अगर सोसाइटी के अंदर मतलब रहना है तो उसको सोसाइटी के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ सोसाइटी की वैल्यू को प्रूव करने के लिए एमन रॉय ये बोलते हैं कि देखो, जितने मर्जी इंडिविजुअल्स हैं, वो जो भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, आफ्टर ऑल वो स्ट्रगल्स कहाँ पे हो रहे हैं? वो सोसाइटी के अंदर ही हो रहे हैं। राइट। आफ्टर ऑल जितने भी स्ट्रगल्स वगैरह हो रहे हैं, जहां पर भी वो अचीव करना चाहते हैं, वो सब सोसाइटी के अंदर है। सो इसीलिए इंडिविजुअलिज्म के साथ साथ में जो सोसाइटी की इंपॉर्टेंस है उसको भी हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। राइट। नेक्स्ट, जो यहाँ पर एमन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म है उसके अंदर एथिक्स की बात की जाती है। ये देखो, एथिक्स की बात की रहे हैं, तो एथिक्स में क्या बोलते हैं? एथिक्स में बोलते हैं कि सोसाइटी जो भी अच्छे वैल्यूज, अच्छे नॉर्म्स वगैरह फॉलो करती है, इनको भी फॉलो करना है, इतना ही इंपॉर्टेंस है। सो रेडिकल ह्यूमनिज्म में एथिक्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है। वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी है, कोई भी जो समाज जब बनता है, उसका बेस जो होता है, दैट बेस इज ऑलवेज एथिक्स। एथिकल बेस होना चाहिए, मतलब वो सही बेस होना चाहिए। अगर वो बेस सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर सोसाइटी भी अच्छी नहीं होगी। राइट। अब देखो, वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो एथिकल सोसाइटी जो है वो कि गॉड बना के जाएगा, ऐसा वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अगर वो बोलते हैं कि जितने भी एथिकल सोसाइटीज हैं वो ह्यूमन मेड ही होंगे। वंस अगेन, रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट जहां पर नेचुरल सेल्फ को सोसाइटल सेल्फ के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एथिकल सेंस को भी वो काइंड ऑफ ह्यूमन के साथ कनेक्ट करते हैं। राइट। और बताते हैं कि जो एथिकल सोसाइटी कौन बनाएगा, वो बनाएगा ह्यूमन के द्वारा बनाई जाएंगे। राइट। और फाइनली रेडिकल ह्यूमनिज्म के एक अंदर पॉइंट आता है, वो ये है कि जो फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, जो पहला वाला फ्रीडम है, जो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, वो फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम होनी चाहिए वो फ्रीडम। ठीक है। मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, पावर को डिसेंट्रलाइज करने का, ताकि सबके पास पावर हो। ये सब चीजें रेडिकल ह्यूमनिज्म का काइंड ऑफ एक पार्ट बनती है और रेडिकल ह्यूमनिज्म को एक्चुअली अपलिफ्ट करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। तो ये था एक्चुअली हमारा रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट, जिसके थ्रू एमन रॉय इस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आफ्टर ऑल रेडिकल ह्यूमनिज्म है क्या,
किस तरीके से ह्यूमनिज्म जो है वो नेचुरल सेल्फ, सोसाइटल सेल्फ और एथिकल सेल्फ इन तीनों को एक साथ लिंक करता है और जो रेडिकलिज्म है उस ह्यूमन के अंदर उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए ये चीज। तो देखो इसके अंदर आप ये चीज समझ सकते हो कि जो एम एन रॉय है वो फ्रीडम को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, फ्रीडम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो एक तरफ ये बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक मैन है, उसको अगर कुछ भी करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा उसको, वो डायरेक्शन उसको एक्चुअली पता चलेगा फ्रीडम के थ्रू। ठीक है, मतलब फ्रीडम के थ्रू। सो फ्रीडम ही उसको एक्चुअली एक रास्ता प्रोवाइड करेगा कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो वो अपने डायरेक्शन को चूज कर सकता है। अब जब वो डायरेक्शन को चूज कर रहा है तो उसको अलग अलग जब रास्ते उसको चूज करने हैं कि कौन कौन से रास्ते मेरे पास हो सकते हैं, तो वहां पे रैशनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो आता है, यानी कि वो अपने रीजन को यूज कर सकता है। अपने रीजन को यूज करके वो चूज कर सकता है कि मेरे पास ये सब रास्ते हैं, और देन अपने फ्रीडम के थ्रू वो किसी भी रास्ते पे चल सकता है। राइट, तो इस तरीके से जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है उसके अंदर नेचुरल सेल्फ, सोसाइटल सेल्फ और एथिकल सेल्फ इन तीनों को लिंक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एम एन रॉय है उनका एम क्या था, मेन एम, उनका मेन एम ये था कि वो पॉलिटिक्स के अंदर ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट लेके आना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट रहे, पॉलिटिक्स एक प्यूरिफाइड काइंड ऑफ स्फीयर रहे, जो पॉलिटिक्स है वो एक रैशनल स्फीयर रहे, ताकि हर एक पर्सन जो है उस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के अंदर आ सके, अपने आप को इंक्लूड कर सके, पॉलिटिक्स का फायदा उठा सके, लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली चेक कर सके, यूज कर सके। राइट, तो बेसिकली एम एन रॉय का मेन कंसेप्ट ये था रेडिकल ह्यूमनिज्म के पीछे, कि वो चाहते थे कि एक ऐसी पॉलिटिक्स बने, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बने जिसके अंदर पावर का, करप्शन का, इन सब का डर ना हो, इन सब का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एम एन रॉय यहाँ पर बात करते हैं कि एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन जो होगा वो पीपल के कंसेंट के थ्रू ही होगा। तो वंस अगेन आप देख रहे हो इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस की जा रही है, वंस अगेन ह्यूमनिस्टिक जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। राइट, वो बोल रहे हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर टायरनी फैला रखी है, उनको बाहर निकालने के लिए एक रेवोल्यूशन लगेगा। रेवोल्यूशन जो है वो पीपल करेंगे खुद से। राइट, तो अगर आप वाइडर सेंस में देखो तो आप अपने कंक्लूजन के अंदर ये बता सकते हैं कि जो एम एन रॉय थे वो एक्चुअली ट्रू डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे थे, वो पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया, जिसके थ्रू उन्होंने जो इंडिविजुअलिज्म था उसको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। तो आप ये कह सकते हो कि एम एन रॉय जो थे वो साइंस को, जो मॉडर्निटी है, मोरालिटी है, एथिक्स है, देन प्रिंसिपल्स हैं, काइंड ऑफ आपसे ले सकते हो नेचुरल सेल्फ है, सोसाइटल सेल्फ है, इन सब चीजों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के थ्रू अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जितना फोकस इंडिविजुअलिज्म के ऊपर किया उतना ही फोकस उन्होंने सोसाइटी के ऊपर किया, जितना फोकस उन्होंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर किया उतना ही उन्होंने दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर किया। ठीक है, सो ही वॉज ऑल राउंड स्कॉलर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं अपने आंसर के एंड में। तो ये था हमारा आज के दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। राइट, देखिए दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आपको कोशिश करनी है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस के ऊपर आपके पास एक प्रॉपर राइटअप होना चाहिए, आपके पास कुछ मटेरियल्स होने चाहिए जिसके थ्रू एक्चुअली आप अपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।